हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हमें कक्षा 10 की जो सोशल साइंस है उसके अंदर अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय बुक के हिसाब से 14वां अध्याय है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। हमारा अध्ययन का बिंदु होगा राष्ट्रीय आय। प्रकरण हमारा राष्ट्रीय आय रहेगा पहला, फिर रहेगा प्रति व्यक्ति आय, फिर राष्ट्रीय आय समिति एवं फिर अंतिम रहेगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। राष्ट्रीय आय जो है उसको जब हम मौखिक रूप से अगर इस पर चर्चा करें तो राष्ट्रीय आय हम जो दैनिक जीवन है, जो दिन प्रतिदिन का जो जीवन है उसमें अनेक बार आय शब्द का, आय यानी इनकम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है इसका हम दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में इस शब्द का उपयोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखने हेतु सर्वाधिक उपयोगी कारक क्या है? आय को माना जाता है। कोई व्यक्ति है, उसका जीवन स्तर कैसा है, ये बात जानने के लिए हमें सबसे उपयोगी कारक के रूप में कौन से कारक को देखते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो हम सब ये जानते हैं कि आय कल्याण का एकमात्र निर्धारक नहीं है, फिर भी इसे व्यक्ति के कल्याण के अनेक जो निर्धारक हैं, जिसमें शिक्षा है, साक्षरता है, औसत उम्र है, जीवन प्रत्याशा जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे उपयोगी निर्धारक किसे माना जाता है? आय को माना जाता है। एक व्यक्ति या परिवार की आय बड़ी सीमा तक उसके भौतिक जीवन, उसकी परिस्थितियां तथा आर्थिक प्रगति की व्याख्या कर देती है। व्यक्ति या परिवार की भांति एक राष्ट्र की आय भी ज्ञात की जा सकती है। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति की या कुछ व्यक्तियों को आय को जाना जा सकता है, वैसे देश की कुल आय को भी जाना जा सकता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला हमारा बिंदु होगा यहां पर है राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व है। देखेंगे ध्यान से, एक प्रश्न हमारे चालू हो गया है, राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसका क्या महत्व है? तो महत्व कह दो, चाहे राष्ट्रीय आय की गणना है वो एक अर्थव्यवस्था के लिए किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला बिंदु बनाएंगे कि राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की, नंबर एक, राष्ट्रीय आय से देश की आर्थिक स्थिति का मालूम चलता है। आर्थिक स्थिति का क्या चलता है? मालूम चलता है। आर्थिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक प्रगति का भी क्या है? पता चलता है। आर्थिक स्थिति वह आर्थिक विकास या प्रगति का पता चलता है। समझना है कि हम राष्ट्रीय आय से देश की आर्थिक स्थिति और जो आर्थिक प्रगति है उसका क्या है, हमें पता चलता है। नंबर दो बिंदु बनाते हैं राष्ट्रीय आय के आधार पर। नंबर दो बिंदु हो गया राष्ट्रीय आय के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना कर सकते हैं। विभिन्न देशों की क्या कर सकते हैं हम? कंपैरिजन। विभिन्न देशों की तुलना कर सकते हैं। अब देखो महत्वपूर्ण बात आई पहली कि राष्ट्रीय आय से देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्रगति का पता चलता है। नंबर दो है बात हमने देखी कि राष्ट्रीय आय के आधार पर विभिन्न देशों की तुलना की जा सकती है कि कौन सा देश है
उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है, कौन सा देश है वो अविकसित है। अब इसके बाद में राष्ट्रीय आय जो है उसके गणना का महत्व नंबर 3 आ गया। इससे अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों व उनके योगदान का मालूम चलता है, योगदान का पता चलता है। इकोनॉमिक्स है वह आर्ट जो संकाय है उसमें सबसे कठिन एवं बेहतरीन साइंस के इक्वल सब्जेक्ट है। नंबर कटने की संभावना इसमें कम रहती है और इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। इस सब्जेक्ट को मार्किंग के हिसाब से 10वीं बोर्ड में 18 नंबर का स्थान प्राप्त है। जो हम चैप्टर चालू किया है, जो हमने 2-3 वीडियो में हम पूरा करेंगे, वो 3 अंक का है। तो अब हमने यहाँ पर एक नाम लिखा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र। जैसा कि आपने अध्ययन किया है, अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो जो क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारा टॉपिक है, वो आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। अब है इसका महत्व का बिंदु नंबर 4, राष्ट्रीय आय से देश की भावी आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक नीतियों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अत्यधिक होगी वो देश भविष्य में अपनी आय को किन किन मंदों पर खर्च करेगा यह तय करेगा। तो 4 बिंदु आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व है, इन 4 बातों पर डिपेंड करता है। अच्छा प्रश्न है 2 नंबर का। अब है वो राष्ट्रीय आय को हम परिभाषित करेंगे। राष्ट्रीय आय का जो परिभाषा है उसके बारे में देखेंगे। अर्थ या परिभाषा, परिभाषा मोस्ट है। तो इसको राष्ट्रीय आय को जब हम परिभाषित करेंगे तो देखो टॉपिक हमारा काफी बड़ा है कि राष्ट्रीय आय के अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता की का मौद्रिक माप है। मुद्रा से नाम बना है मौद्रिक। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है उसका मौद्रिक माप क्या है? राष्ट्रीय आय है। तो यहां पर है हम है राष्ट्रीय आय है उसको एक देश जो है क्या, जो एक देश के उत्पादन के सभी साधनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो देखेंगे एक जो देश है उसके उत्पादन के सभी साधन, एक देश में उत्पादन के सभी साधन साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष देखो उत्पादन के सभी साधनों में सबसे पहले साधन आता है भूमि, जिसको क्या मिलता है? लगान। फिर श्रम है जिसको क्या मिलती है? मजदूरी। फिर उसके बाद है पूंजी। तो पूंजी जो लगाता है उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है। और चौथा साधन है जो प्रबंध करता है उसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो यहां पर हमें देखना है कि
एक देश में उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान, एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान, यहां पर हमें देखना है उत्पादन के सभी साधनों में नंबर फर्स्ट क्या आपने देखा भूमि, फिर आ गया श्रम, और श्रम के बाद में 3 नंबर आ गई पूंजी, और 4 नंबर में आ गया प्रबंध। तो ये क्या हो गए चारों उत्पादन में योगदान देने वाले क्या हो गए साधन। तो साधनों द्वारा योगदान के फलस्वरूप जो प्राप्त है, योगदान है प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप योगदान के फलस्वरूप प्राप्त या अर्जित आय, फलस्वरूप प्राप्त आय क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है भाई, राष्ट्रीय आय कहलाती है। आपको ये राष्ट्रीय आय कहलाती है, ये परिभाषा याद करनी है। देखो दूसरे शब्दों में हम और भी लिख सकते हैं, परंतु आपको सिर्फ इतना याद करना है कि एक देश में उत्पादन के सभी साधन कितने हो गए, 4 साधन हो गए। देखो भाई अभी चर्चा कर चुके हैं। नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताई भूमि, 2 नंबर बताया श्रम, और 3 नंबर क्या हुई पूंजी, और 4 नंबर हो गया क्या प्रबंध। ये सभी क्या है साधन है, उनके द्वारा एक वित्त वर्ष, तो एक वित्त वर्ष को हम देखें तो देख लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय वो क्या कहलाता है, एक वित्त वर्ष कहलाता है। तो एक वित्त वर्ष है जो एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप जो प्राप्त जो अर्जित या प्राप्त जो आय है वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो वित्त वर्ष आपको आना चाहिए, इसके जो साधन है वो आने चाहिए। अब इसका अगला बिंदु जो बनता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं भाई। राष्ट्रीय आय के क्या अनेक रूप, तो देखो रूप आप पढ़ते हो राष्ट्रीय आय के अनेकों रूपों में। जैसे एक नाम आ गया सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, एक होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एक नाम हो गया शुद्ध राष्ट्रीय आय। ये अलग अलग इसके नाम है। तो राष्ट्रीय आय के अलग अलग रूपों में एक नाम आपने सदा से ही पढ़ा है, नाम है जीडीपी। ये मोस्ट है, अभी हम इसको परिभाषित करेंगे, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो इसके अनेक रूपों में राष्ट्रीय आय की जो अनेक जो अवधारणा, इन्हें अनेक रूप या क्या नाम दे देंगे, अवधारणा। क्या नाम दे दें, अवधारणाएं, अवधारणाएं। अब आपके प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का नामोल्लेख करो, तो आप लिख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय आय। यह राष्ट्रीय आय की क्या है, विभिन्न अवधारणाएं हैं। तो विभिन्न अवधारणाओं में सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद नाम हो रहे, इसमें एक नाम और कर देते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। और फिर होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी एनएनपी आदि हो जाती है। तो सभी अवधारणाएं हैं वो उनकी अर्थव्यवस्था में आय को प्रदर्शित करने का कार्य करती है, हालांकि इनका क्या अर्थ अलग है। जो राष्ट्रीय आय की अनेकों अवधारणाएं हैं जिनको हमने सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय आय जो नाम दिए हैं, इनका अर्थ अलग अलग है, परंतु महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये सभी जो अवधारणाएं हैं वो एक अर्थव्यवस्था की आय को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे पहले हम इन अवधारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक ही नाम है, और उसका नाम क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय दोनों एक समान प्रतीत होते हैं,
परंतु इसमें पर्याप्त अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं, जीडीपी। तो आप जीडीपी को समझें। जीडीपी को तो परिभाषित दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे एक देश की सीमा, एक देश की सीमाओं के भीतर एक वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का नाम अभी पहले बात कर चुके हैं। फॉर मोर डिटेल आगे बढ़ेंगे। वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से प्राप्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग, मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है भाई। उत्पाद कहलाएगा। दोबारा बताऊं मैं, एक देश की सीमाओं के भीतर एक ही वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र यानी प्राप्त, द्वितीय एवं तृतीय तीनों क्षेत्रों से प्राप्त जो अंतिम वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तुओं के बारे में आपको समझना है कि कोई भी वस्तु का जब निर्माण होता है तो उसमें मध्यवर्ती वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। उदाहरणार्थ एक फूड प्रोडक्ट है बिस्किट, ये कई प्रक्रियाओं से गुजरता है। जैसे गेहूं के बाद उसका आटा और आटे के बाद में बिस्कुट तैयार होता है। तो बिस्किट अंतिम प्रोडक्ट है, इसलिए हम सकल घरेलू उत्पाद निकालेंगे तो अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का योग करेंगे, न कि मध्यवर्ती। अगर हम गेहूं का पैसा, आटे का पैसा और बिस्किट का पैसा तीनों को अगर जोड़ेंगे तो एक ही वस्तु की गिनती कितनी बार होगी? 3 बार गिनती होगी। इसलिए यह शब्द काम में लिया जाता है। यह प्रश्न भी कई परीक्षाओं में आया हुआ है कि सकल घरेलू उत्पाद निकालते समय केवल अंतिम वस्तुओं को ही क्यों शामिल किया जाता है या मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। तो यह आपको समझना है कि अंतिम वस्तु में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही जोड़ा जा चुका होता है। इसलिए आपको परिभाषा को एक बार दोबारा सुनना है कि एक देश की सीमाओं के भीतर एक वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से प्राप्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग बराबर क्या होगा? जीडीपी। देखो अच्छा प्रश्न हो गया। 2 परिभाषाएं हो गई। पहले हमारी होगी राष्ट्रीय आय की और दूसरी परिभाषा होगी किसकी? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की होगी। तो दोनों मोस्ट हैं और दोनों को आपको एक ही बार में समझना है। यहाँ पर हमने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का नाम लिया है, जबकि हम जब राष्ट्रीय आय की बात कर रहे थे तो उस टाइम हमने क्या लिखा कि एक देश में उत्पादन के सभी साधन, उत्पादन के सभी साधन देखो 4 पहले से लिखे हैं। इनको क्या क्या मिलता है ये भी मैं बता दिया। भूमि को क्या मिलेगा भाई? लगान मिलेगा। श्रम को क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। पूंजी को क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और प्रबंध को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ये है उत्पादन के सभी साधन। तो उत्पादन के सभी साधनों को आप समझ चुके हैं। उत्पादन के जो सभी साधन हैं उन सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त जो आय है उसका योग ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब यहां पर एक नाम और आ गया, शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय नाम शुद्ध जोड़ा गया है, यानी ये हो गई अंग्रेजी में एनएनपी। एनएनपी की फुल फॉर्म क्या होगी? नेट नेशनल प्रॉफिट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय में आपको राष्ट्रीय आय की परिभाषा में एक चीज जोड़नी है प्लस। क्या करेंगे? विदेशों से प्राप्त आय। विदेशों से प्राप्त आय। विदेश में हमारे
कई लाख श्रमिक कार्य करते हैं, तो वहां पर जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं वो उसमें नेट नेशनल प्रॉफिट में प्लस करना पड़ेगा और घटाना क्या पड़ेगा, विदेशों में जाने वाली राशि, जाने वाली जो मुद्रा है उसको क्या कर देंगे, माइनस। भाई भारत में भी काम करने वाले श्रमिकों की संख्या काफी ज्यादा है, तो ये उसके बाद में हम उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इसमें घटाना और जोड़ना समझ गए। परिभाषा तो सेम लिखनी है कि एक देश में उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों में जाने वाली मुद्रा है, उसको घटाकर हम क्या निकाल सकते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी यानी 3 परिभाषाएं। और अब हम बात करते हैं एक नई बात है जिसका नाम है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जिसका दूसरा नाम है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है, औसत आय। तो अगला इसका टॉपिक आ गया हमारा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को हम क्या भी नाम देते हैं, औसत आय। औसत आय यह आपको समझना होगा कि किसी भी देश के नागरिकों की तुलना का सबसे अच्छा दृष्टिकोण राष्ट्रीय आय नहीं है। राष्ट्रीय आय से कहीं तुलना का या किसी भी राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर को अगर हमें जानना है तो किस बिंदु को देखना जरूरी है, प्रति व्यक्ति आय को जानना जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय को क्या भी कहते हैं, औसत आय भी कहते हैं। तो किसी राष्ट्र की आय को जानने से यह नहीं मालूम चलाया जा सकता है कि उस देश का प्रति व्यक्ति कितना कमाता है। इसलिए विभिन्न देशों की तुलना का एक अच्छा दृष्टिकोण क्या दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय। हमारे यहाँ पर यह प्रश्न आ जाए कि किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के जीवन स्तर को जानने के लिए राष्ट्रीय आय से अच्छा दृष्टिकोण है या तुलना का आधार है और प्रति व्यक्ति आय क्यों है, तो हम लिख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय से कहीं राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय है जो राष्ट्रीय आय से कहीं ज्यादा अच्छा दृष्टिकोण व्यक्त करती है। तो अब देखो प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा यानी देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या। देखो सीधी सी बात है कि जो राष्ट्रीय आय जितनी है उसमें देश की जनसंख्या का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। उदाहरण के लिए एक राष्ट्र में जो व्यक्ति हैं, एक राष्ट्र में जो व्यक्ति हैं, एक राष्ट्र में जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के द्वारा जो धन कमाया जा रहा है वो एक व्यक्ति है वो मान लेते हैं प्रति महीने 5,000 रुपए कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति है वो 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो औसत आय कैसे निकालेंगे, औसत निकालने का गणित में आपने सूत्र पढ़ रखा है क्या, सबसे पहला आपने देखा है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर है ये आपको महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान में आ गई होगी। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो प्रति व्यक्ति आय के बाद में आता है राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति। तो राष्ट्रीय आय की गणना का जो सर्वप्रथम जो कार्य है वो 1868 में भारत का एक प्रमुख आर्थिक विचारक था, नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और सर याद रखना आपको ये इकोनॉमिक्स में कई बार रहेगा, भारत के जितने भी प्रमुख आर्थिक विचारक रहे हैं उन सभी आर्थिक विचारकों में दादा भाई नौरोजी को सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। तो इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की क्या की थी, गणना की। उसके बाद में स्वतंत्रता पश्चात और भी कई विचार करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में पीसी महाल नोबिस, याद रखना भाई
एक प्रमुख अर्थशास्त्री था। पीसी महालनोबिस याद रखना है। स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में एक समिति का गठन हुआ जिसका जो किसकी अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस। और इस समिति ने 1955 में अपनी क्या दी, रिपोर्ट प्रस्तुत की। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में बनाई गई जो आय समिति है उसका जो मतलब है अध्यक्ष जो था उसने 1955 में अपनी क्या प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इसने क्या नाम दिया है इसका, 1955 में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, CSO। एक बार दोबारा सुन लो। 1949 में देश के प्रमुख प्रख्यात अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की 1955 में। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने क्या नाम दिया, एक संगठन बनाया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, CSO के नाम से जानते हैं। 1955 से लेकर देश में अब तक है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, वही राष्ट्रीय आय की क्या कर रहा है, गणना कर रहा है। अब प्रश्न हमारे क्या हो गया, राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संगठन करता है, तो आपको उत्तर लिखना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, शॉर्ट में इसका क्या नाम है, CSO। प्रश्न आपका गलत नहीं हो। अब हम अगला हमारा जो अध्ययन का बिंदु है वो लेते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आसान सा बिंदु है, कक्षा 6 से टॉपिक कई किताबों में चलता है, इसको आपको समझना है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मौखिक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें जो पहला क्षेत्र है इसको हम क्या नाम देते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। इसके उपनाम क्या क्या नाम है, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र है, और एक और उपनाम है सहायक क्षेत्र। इसको आपको समझना होगा। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें प्राथमिक क्षेत्र में उन गतिविधियों को हम सम्मिलित करेंगे जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक साधन है उनको प्रत्यक्ष रूप से काम में लिया जाता है और प्रत्यक्ष रूप में काम में लेकर वस्तु का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में किस में आ रहे हैं, कृषि में आ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कृषि में कपास का उत्पादन हो रहा है और कपास एक प्राकृतिक यानी कृषि है, यह प्रकृति पर निर्भर है। जैसे जलवायु, फिर उसमें वर्षा, फिर तापमान, सूर्य आदि जो प्रकाश है आदि उसके लिए क्या है, प्राकृतिक कारक है। तो इसकी परिभाषा देखो, आप लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति प्रदत्त साधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी, नंबर उदाहरण सबको आना चाहिए भाई। फर्स्ट आ गई कृषि और 2 नंबर पर आ गया खनन, जो भी हम खनिज निकाल रहे हैं वो खनन कहला रहा है, तो खनन। फिर हम इसमें देखो मछली पालन में मत्स्य लिख सकते हो, मत्स्य पालन। फिर दूध का उत्पादन कर रहे हैं तो डेयरी लिख सकते हैं, आखेट लिख सकते हैं, मधुमक्खी पालन लिख सकते हैं। तो ये सभी उदाहरण हैं, आपको याद रखने हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं
उनको प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, उत्पादन प्रक्रिया में काम में लिया जाता है, वो क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र। इसका सबसे महत्वपूर्ण बड़ा उदाहरण क्या है, कृषि, इसलिए इसको कृषि क्षेत्र कहते हैं। सहायक क्षेत्र इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये द्वितीय क्षेत्र को क्या देता है, द्वितीय क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब आता है हमारे नंबर 2, द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र है, उसको हम जब परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त, देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का रूप, गुण व धर्म बदलकर जो नई वस्तुएं निर्मित की जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लेते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का रूप, गुण, धर्म क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और परिवर्तित करते हुए जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। तो द्वितीय क्षेत्र का एक दूसरा नाम और है, उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र। ये इसे औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र की अधिकांश क्रियाएं उद्योगों में संपन्न होती हैं। उद्योगों में संपन्न होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उदाहरण देख लो, तो उदाहरण देखो, उदाहरण में आ गया जैसे कपास से कपड़े का बनना, कपड़ा बनना या सूती वस्त्र का बनना। नंबर 2 में लेते हैं लोहा। तो लोहा हमारे खनन में आ गया, अशुद्ध मात्रा में, अशुद्ध रूप में, तो इसे क्या बोलेंगे, हम एसिड बोलेंगे। लोहा एसिड से लोहा क्या बनना, इस्पात बनना, इस्पात का बनना। अनेकों काम जो कारखानों में संपन्न होते हैं उसे हम क्या नाम देंगे, औद्योगिक क्षेत्र या फिर द्वितीय क्षेत्र। एक बार दोबारा सुनेंगे, द्वितीय क्षेत्र में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का रूप, गुण, धर्म बदलकर नई वस्तुओं का निर्माण जिस क्षेत्र में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र की अधिकांश क्रियाएं उद्योगों में संपन्न होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, औद्योगिक क्षेत्र। अब इसके जो उदाहरण है उसमें पहला हमने देख लिया कि प्राथमिक क्षेत्र में कपास का उत्पादन हो रहा है, तो वो कारखाने में आई और कपास का रूप, गुण, धर्म बदलकर क्या बना दिया गया, कपड़ा बना दिया गया। और लोहा जो ऐसे का शुद्ध रूप में, उससे क्या बन गया, लोहा इस्पात बन गया। तो ये द्वितीय क्षेत्र की क्रियाएं हुई, उदाहरण और परिभाषा। अब तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र। नंबर 3 पर हम नाम देते हैं तृतीय क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र जो है उसे किस नाम से भी जानते हैं, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है भाई, सेवा क्षेत्र। तो मौखिक रूप से आपको समझना है इसकी परिभाषा। तृतीय क्षेत्र में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र से क्षेत्र भिन्न है। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से भिन्न है। इसमें वस्तुओं का निर्माण नहीं होता, वरन वस्तुओं के निर्माण में सहायता उत्पन्न करता है। प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए तृतीय क्षेत्र का होना बहुत ही जरूरी है। तो पुनः इसको हम परिभाषित किस रूप में करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र की भांति तृतीय क्षेत्र है वो वस्तुओं के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगा हुआ है, वरन प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को ये क्या प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, सेवा क्षेत्र नाम दिया गया है। हमें इसको परिभाषा इस प्रकार लिखनी है कि तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से भिन्न है। यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण न होकर सेवाओं का निर्माण होता है, अर्थात यह प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। इसलिए इसे किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सेवा क्षेत्र। उदाहरण बहुत आसान सी बातें। यहाँ पर
पहला आ गया परिवहन, क्या नाम आएगा? परिवहन। 2 नंबर आ गया बीमा, बैंक, भंडारण, संचार। ये सभी क्रियाएं कौन से क्षेत्र में आ रही है भाई? तृतीय क्षेत्र में। उदाहरण के लिए अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाना किस क्षेत्र की क्रिया है? तो आपका उत्तर आएगा तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का, क्योंकि मैं वस्तु का निर्माण नहीं कर रहा हूं। जैसे दर्जी के द्वारा कपड़े को सिलाई देना, फिर डॉक्टर के द्वारा मरीज को दवाई देना, अनेकों जो क्रियाएं हैं वो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। परंतु यहां पर आपको ये नाम उदाहरण में लिखने हैं। परिवहन है, बीमा है, बैंक है, भंडारण है, संचार है। ये सभी क्रियाएं किस क्षेत्र की? तृतीय क्षेत्र की। अब हम थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं। कहने का मतलब क्षेत्रों में हुआ ऐतिहासिक परिवर्तन। आज से 100 साल पहले जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें और वर्तमान में उन विकसित राष्ट्रों में क्षेत्रों में क्या हो गया? परिवर्तन। हर देश अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र पर ही क्या था? निर्भर था। परंतु जो जो विकास हुआ, प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार है वो स्थानांतरित है, वो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में हुआ। विकसित राष्ट्र में भी प्रारंभिक समय में क्या था? कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा श्रमिक है वो नियोजित लगे हुए थे। परंतु धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र से जो श्रमिक थे वो द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में क्या होते गए? स्थानांतरित हो गए। बात करें अपने देश भारत की, तो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र। देश के लगभग 50% जनसंख्या अपने आजीविका के लिए किस पर निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्र पर। परंतु कुछ वर्षों में धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र की बजाय वो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में यानी नियोजित हो रहे हैं। यहां पर आपको ये बात समझनी है कि देश की 50% जो रोजगार है वो कौन सा क्षेत्र दे रहा है? प्राथमिक क्षेत्र। तो रोजगार के हिसाब से प्राथमिक क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत दे रहा है? तो आपको प्रश्न आ जाए कि देश की अधिकांश जो लोग हैं वो किस क्षेत्र में नियोजित है? तो आप क्या लिखोगे? प्राथमिक क्षेत्र में। परंतु देश का जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मात्र कितना है? 15% ही है। 15% ही यानी जीडीपी प्राप्त हो रही है किससे? प्राथमिक क्षेत्र से। जबकि जो 85% जीडीपी है वो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से प्राप्त हो रही है। भारत में अब ये प्रश्न आ गया कि भारत में अधिकांश जो लोग हैं वो रोजगार के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर ही क्यों निर्भर है? तो आपको उत्तर क्या देना है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में जितनी आवश्यकता थी उतना रोजगार का क्या नहीं हुआ है? सृजन नहीं हुआ है। यानी वहां पर रोजगार का निर्माण ही नहीं हुआ है, तो लोग वहां पर काम कैसे करेंगे? तो भारत में प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं 50%, परंतु जीडीपी में उनका योगदान कितना है? मात्र 15% है। और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में 85% जीडीपी प्राप्त हो रही है, जबकि उसमें लगे हुए लोगों की संख्या कितनी है? 50% है। 50% है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि वर्तमान समय में देश का कौन सा क्षेत्र है वो सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दे रहा है, या कौन सा क्षेत्र में लोग ज्यादा कार्य करने के इच्छुक हैं? तो तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीडीपी प्राप्त हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति है वो सेवा क्षेत्र में ही यानी संलग्न होना चाहता है, क्योंकि उसमें जोखिम की मात्रा क्या है? कम है। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप देखें आगामी दिनों में आपके यानी एसएसटी का जो पेपर है वो होना है 29 जून को, तो आप पढ़ें इसको। धन्यवाद।